हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एसएसटी क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में जिससे कि फ्लोरा एंड फौना का जो फेयरफुल डिप्लेशन हुआ है। तो जानते हैं कि वो नेगेटिव फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड देन यू कैन सी हाउ वी आर ट्रांसफॉर्म्ड नेचर इनटू रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमने कैसे नेचर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है रिसोर्स को ऑब्टेन करने के लिए, जैसे कि वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन्स, डाइज, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीज़ें नेचर से ही मिलती हैं और हम इनको एज ए रिसोर्स यूज कर रहे हैं। सो इट इज़ वी आवर सेल्फ हु हैव डिप्लेटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसलिए ह्यूमन ही है जिसने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का डिप्लेशन किया है। द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन Indian forest were during the colonial period due to the expansion of the railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities। तो जो इंडियन फॉरेस्ट्री है उसको सबसे ज़्यादा डैमेज कब हुआ था? वो हुआ था आपका कॉलोनियल पीरियड में, क्योंकि उस दौरान जो था रेलवेज का एक्सपेंशन हो रहा था, एग्रीकल्चर का भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हो रही थी, एंड या कह सकते हैं जो माइनिंग एक्टिविटीज़ थी सबसे ज़्यादा कब हुई थी? कॉलोनियल पीरियड में ही हुई थी। तो उस दौरान ही जो इंडियन फॉरेस्ट्री है उसको काफ़ी डैमेज हुआ था। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज between 1951 and 1980, according to the Forest Survey of India, over 20,200 square kilometer of forest area was converted into agriculture land all over India. So after independence जो है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होने के कारण जो है जो हमारे फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज थे उनका डिप्लीशन हुआ। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में जो था काफ़ी गरीबी एंड भुखमरी थी, तो इस कारण से हमने एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। तो जिस कारण से जो हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे वो कम होने शुरू हो गए। एंड अकॉर्डिंग टू सर्वे इंडिया में जो 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट करके बनाई गई थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जो फॉरेस्ट लैंड है उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया है, जिससे हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज का काफ़ी नुकसान हुआ है। Substantial part of the tribal belts, especially in the northeastern and central India, have been deforested or degraded by shifting cultivation, a type of slash and burn agriculture। तो स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पे क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, जिसको कि हम झूम नाम से भी जानते हैं, या इस एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या करते हैं कि जो जनजाति या कह सकते हैं जो ट्राइबल लोग हैं वो फॉरेस्ट को काट के उस पर आग लगा देते हैं, एंड उसके बाद जो लैंड क्लियर हो जाता है वहाँ पे वो लोग कल्टीवेशन करते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं? फिर वो फॉरेस्ट को काटते हैं, फिर उसमें आग लगाते हैं, फिर वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। तो जिस कारण क्या है? फॉरेस्ट का डिप्लीशन होने लग जाता है। तो इससे हमारे फॉरेस्ट को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। एंड अब आगे अदर फैक्टर देख लेते हैं जिससे फ्लोरा एंड फौना का डिप्लीशन हुआ है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड significantly to the loss of forest since 1951. Over 5,000 square kilometer of forest was cleared for river valley projects. Clearing of forest is still continuing with projects like the Narmada Sagar project in Madhya Pradesh, which would inundate 40,000 hectares of forest। तो जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उससे भी क्या है? फ्लोरा एंड फौना का डिप्लीशन हो रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है। तो जैसे लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि हम कह सकते हैं जो जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है उससे क्या होता है, जहाँ पे हम वो प्रोजेक्ट या जिस वैली पे हम जिस रिवर वैली पे हम वो प्रोजेक्ट लगाते हैं तो वहाँ का जो फॉरेस्ट है उसको भी वो भी क्या होता है? पानी में डूब जाता है। तो उससे क्या है? फॉरेस्ट को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। एंड जो ये रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अभी बनते जा रहे हैं, या कह सकते हैं वो कंटिन्यू हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रोजेक्ट से एमपी का 40,000 हेक्टेयर जो एरिया है जो कि फॉरेस्ट से भरा था वो पूरा इस प्रोजेक्ट में या कह सकते हैं जो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है इसमें डूब जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि जो रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं उससे हमारे फॉरेस्ट या कहें हमारे एनवायरनमेंट का किस हद तक नुकसान हो रहा है। माइनिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। तो जो माइनिंग है वो भी एक अनदर फैक्टर है किसका, डिफॉरेस्टेशन का। द बुक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। तो जो वेस्ट बंगाल का बुक्सा टाइगर रिजर्व है वो डोलोमाइट माइनिंग के कारण प्रॉब्लम में आ गया, या कह सकते हैं डेंजर जोन में आ गया है। तो जो ये डोलोमाइट माइनिंग है इससे जो वहाँ के नेचुरल हैबिटेट थे उनका भी डिस्टर्बेंस हुआ है। एंड इस माइन के कारण जो ग्रेट इंडियन एलिफेंट है उसके जो रूट थे वो भी ब्लॉक हो गए हैं। तो इट मीन्स कि माइनिंग भी बहुत बड़े पैमाने में क्या है, फ्लोरा एंड फोना के डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार है, या कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के लिए जिम्मेदार है। मैनी फॉरेस्टर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट होल्ड द व्यू दैट द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर्स बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। एंड बहुत सारे फॉरेस्टर एंड एनवायरमेंटलिस्ट ये मानते हैं कि जो फॉरेस्ट का डिप्लीशन है उसके लिए जो है एंड जो फ्यूल वुड कलेक्शन है या जो जलाने के लिए लकड़ी लाते हैं वो जिम्मेदार है। तो हालांकि हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते कि जो ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन है उससे हमारे नेचुरल या फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन यह फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज को हायर स्टेज पे डिप्लीशन नहीं कर रहा है। जबकि उसके कारण जो है, जो उसके हायर स्टेज पे डिप्लीशन के जो कारण है वो जो हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके थे वो सारे जैसे कि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं एंड माइनिंग से हैं। तो ये जो है हायर स्टेज पे इफेक्ट करते हैं किसको, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। अब बात करते हैं इंडियन बायोडाइवर्सिटी को डिक्लाइन करने के जो फैक्टर हैं वो क्या क्या हैं। उनमें पहला हो गया हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो अगर हम जंगल में रहने वाले एनिमल का हैबिटेट को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वह रहेगा कहाँ, तो इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होगी। सेकंड हो गया हंटिंग। अगर हम जंगली जानवरों का शिकार करते रहेंगे तो उससे क्या है, जो फॉरेस्ट का जो एक इकोलॉजिकल सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। एंड अदर फैक्टर हैं पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स। तो ये सारे फैक्टर क्या हैं जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है उसको डिक्लाइन करते हैं या उसको गाड़ देते हैं।